तो हाय एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके संस्कृत विषय के महत्वपूर्ण पाठों के सारांश के बारे में। तो हमारे साथ सुमित सर हैं। सुमित सर, आज हम लोग क्या करने वाले हैं? सर आज हम लोग संस्कृत के जो है महत्वपूर्ण जो पाठ है उनका सारांश करने वाले हैं। तो सर क्या आते हैं बोर्ड एग्जाम में? हमारे बोर्ड एग्जाम में 3 रहेंगे और जो आपको आ रहा हो, जो आपको लगे कि आप उसका बेहतरीन ढंग से जो है सारांश लिख सकते हैं, उसको आप लोगों को करना रहेगा। और कितने नंबर? ये हमारा जो 4 नंबर का आता है, 4 मार्क्स का होता है सर। भैया, आज की क्लास से हम लोग 4 नंबर पक्का करेंगे। और सर आपको ये पार्ट 1 दे रहे हैं, इसी तरीके से पार्ट 2 भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो चलिए सर, आप कंटिन्यू करते हैं। जी जी सर, कितने बिल्कुल चैप्टर सर। होंगे सर इसमें टोटल? सर टोटल 12 चैप्टर होते हैं, जिनमें से आज हम लोग 5 चैप्टर का जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से जो है सारांश करने वाले हैं। बहुत बढ़िया। तो सर सबसे पहले आपको बताएंगे कि सारांश कैसे लिखना होता है ना, कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जो सारांश में डालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और उसके बाद सर आप इनको सारे चैप्टर्स बता देना। जी जी सर, और बिल्कुल आपको सर। एक बात और बताऊं, इस सर ने बहुत मेहनत करी है भैया इस आज की क्लास को करने के लिए। चलो मैं आपको दिखाता हूँ भैया, देखो बहुत मेहनत करी गई है। एक एक पिक्चर सर ने लगाई है ताकि हर एक चीज हमारे प्यारे बच्चों को बेहतरीन तरीके से क्लियर हो सके। तो सर आप कंटिन्यू कीजिए। जी सर, क्लास में बिल्कुल हो सर। सकेगा तो फिर मिलूंगा, नहीं जी तो सर। आप एंड कर दीजिएगा। ओके जी सर। कंटिन्यू करते हैं फिर। सर आप कंटिन्यू कीजिए। जी, तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है जो पाठ का सारांश लिखने का तरीका है उसको देखेंगे, किस प्रकार हम लोग पाठ के सारांश को लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग पाठ का सारांश लिखेंगे तो सबसे पहले जो हेडिंग होनी चाहिए वो हमारी पाठ के नाम की होनी चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, जब लोग पहले हेडिंग डालेंगे वह पाठ का नाम होना चाहिए कि आप किस पाठ का सारांश लिख रहे हैं। तो आपको सबसे ऊपर क्या डालना है, पाठ का नाम डालना है। उसके बाद पाठ की विषय वस्तु क्या है, ठीक है, पाठ में किसके बारे में बताया गया है तो हमको उसका इंट्रो भी देना रहेगा। उसका क्या करना पड़ेगा, परिचय भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, परिचय हो गया। उसके बाद जो उसमें मेन विषय वस्तु है कि पाठ में किस चीज के बारे में बात की गई है, उस बात को भी आपको लिखना पड़ेगा। तो तीसरी हेडिंग क्या हो जाएगी, मुख्य पात्र। मान लीजिए किसी व्यक्ति के बारे में, किसी महापुरुष के बारे में है, और मान लीजिए हमारा पहला पाठ कौन सा है, कवि गुरु कालिदास का है, तो उनके जो है हम लोग जो क्या करेंगे, उनके जीवन के बारे में जब लिखेंगे तो उनकी कथावस्तु पता होनी चाहिए कि उनकी कथावस्तु क्या है, उसका मेन सार क्या है। ठीक है, उसके बाद उनके जीवन से रिलेटेड प्रमुख घटनाएं, या पाठ में जो भी दिया गया है, पाठ का मुख्य विषय है, उसमें कौन कौन सी घटनाएं घटित हो रही हैं उसके बारे में लिखना रहेगा। और प्रमुख गुण या संदेश, ठीक है, जो हमारे पाठ में प्रमुख गुण होंगे कि इसमें किसके बारे में बताया गया है, कि नैतिक मूल्यों के बारे में बताया गया है, कि वीरता के बारे में बताया गया है, या फिर किसी लेखक के जीवन के परिचय बताते समय उसकी रचनाओं को हाईलाइट किया गया है। इन्हीं सारी चीजों को आप लोगों को लिखना है। उसके बाद उसका उद्देश्य क्या है, इस पाठ के द्वारा हमें क्या शिक्षा मिल रही है, इस पाठ से हम क्या क्या सीख सकते हैं। ठीक है, तो हमारी एक लीडिंग उद्देश्य होनी चाहिए। और लास्ट में निष्कर्ष, इस पाठ में की विषय वस्तु जो है वह क्या कहना चाह रही है, इस पूरे पाठ का क्या सारांश है, क्या निचोड़ है, सारी बातों को हम 2 से 3 लाइनों में बहुत ही बेहतरीन ढंग से लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले पाठ का नाम लिखना है, फिर परिचय करना है, उसके बाद मुख्य पात्र या फिर जो विषय वस्तु होती है उसके बारे में लिखना है, फिर कथा लिखनी है कि उसमें क्या कहानी है, क्या बताया गया है पाठ में, उसके बाद प्रमुख घटनाएं पाठ में जो घटित होती है, प्रमुख गुण, और उसके बाद उद्देश्य, और अंत में निष्कर्ष कि पाठ से क्या निष्कर्ष निकलता है या फिर पाठ की मेन थीम क्या है। तो ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पाठों को देखते हैं कि हमारे जो है संस्कृत विषय में कितने पाठ हैं। ठीक है, तो हमारे संस्कृत विषय में जो है कुल 12 पाठ हैं। ठीक है, कितने पाठ हैं, कुल 12 पाठ है। तो उन्हीं का एक एक करके हम सब लोग क्या करेंगे, पाठ का सारांश लिखेंगे कि किस तरह से, कितने बेहतरीन ढंग से उनका सारांश लिखा जा सकता है। तो पहला पाठ हमारा क्या है, पहला गुरु हमारा है कवि कुल गुरु कालिदास। ठीक है, तो हमारे जो है गद्य का पहला पाठ कौन सा है, कवि कुल गुरु कालिदास। दूसरा पाठ क्या है, उद्भिज परिषद। उद्भिज परिषद अर्थात इसका अर्थ क्या होगा, आप लोग बताएंगे, वृक्षों की सभा। उद्भिज परिषद अर्थात वृक्षों की सभा। हम लोगों की मीटिंग होती है स्कूल में, पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, उसी तरह वृक्षों की सभा होती है। ठीक है, अगला नैतिक मूल्यांकन, तीसरा पाठ है जिसमें नैतिक मूल्यों के बारे में बताया गया है। और चौथा पाठ विश्व कवि रविंद्रनाथ जी के बारे में, इनको कौन नहीं जानता है, सभी लोगों को पता है। ठीक है, कि हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। तो चौथा पाठ इनसे रिलेटेड है। पांचवा पाठ
कार्य व साधेयम, देह व पाततेयम। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है या तो कार्य सिद्ध करूंगा या फिर देह को त्याग दूंगा। तो ये पांचवा पाठ हो गया, इसकी कहानी हम लोग जानेंगे। छठा पाठ आदि शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य जी के जीवन से रिलेटेड पाठ है। तो ये हमारे 6 पाठ हो गए। सातवां पाठ देखते हैं। सातवां पाठ है संस्कृत भाषाया गौरवम, यानी संस्कृत भाषा का गौरव। और उसके बाद अगला पाठ आठवां पाठ क्या है? मदन मोहन मालवीय, ठीक है। और नवा पाठ जीवनम निहितम वने, ठीक है। जीवन कहाँ पे निहित है, कहाँ पे? वन में है। ये अगला पाठ हमारा है। 10वां पाठ लोकमान्य तिलक, ठीक है। 11वां पाठ क्या है? गुरु नानक देवा। और अंतिम और लास्ट पाठ क्या है? 12वां दीन बंधु ज्योतिबा फुले जी, ठीक है। ये हमारे बहुत ही बेहतरीन 12 पाठ है, जिन्हीं का हम लोगों को क्या करना है? पाठ का सारांश लिखना रहेगा, ठीक है। तो मैं आज आपको शुरुआत के 5 जो है हमारे पाठ है, उनका जो है सारांश लिखकर बताऊंगा किस तरह लिखना है और कितने बेहतरीन ढंग से आप उसको पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। क्या क्या मेन पॉइंट होते हैं जिनको आप पाठ का सारांश लिखते समय ध्यान में रखेंगे, ठीक है। पाठ की कहानी क्या है और कहानी की वस्तु क्या है, यही सारी चीजें हम लोग आज जो है सीखेंगे। तो बिना देरी के हुए फटाफट हम लोग क्लास की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहला पाठ क्या है? कवि कुलगुरु महाकवि कालिदास। मैंने आपके लिए फोटो भी लगा दी, आप लोग देखें कितनी बेहतरीन मैंने महाकवि कालिदास जी की फोटो लगाई है। आज जो हम लोग क्लास करेंगे, ऐसी क्लास आज तक आपने कभी भी नहीं की होगी। बहुत सारे टीचर होंगे संस्कृत के, आप लोगों ने देखा होगा, आपको बस 2-4 लाइनों में पूरे पाठ की कहानी बता दिए और सारांश खत्म करा दिए। तो ये जो आज की क्लास होगी, ये सबसे बेहतरीन क्लास होगी जिसमें हम लोग पाठ के सारांश को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पाठ का क्या नाम है? कवि कुलगुरु महाकवि कालिदास। इनके बारे में कौन नहीं जानता? कालिदास जी के बारे में सभी लोग जानते हैं। ये संस्कृत के महान कवि हुए, महान लेखक हुए हैं। इन्होंने महाकाव्य की रचना की है, ठीक है। इन्होंने कौन सा महाकाव्य लिखा है आप लोग बताएंगे मुझे, ठीक है। इन्होंने कई सारी रचनाएं की, अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, ऐसे करके इन्होंने कई सारी जो है रचनाएं की। उन्हीं सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर किसी भी पाठ को लिखना है तो हेडिंग डालेंगे पाठ का सारांश। सबसे ऊपर क्या लिखेंगे? पाठ का सारांश। उसके आगे पाठ का नाम कवि कुलगुरु महाकवि कालिदास, ठीक है। तो परिचय सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने बताया है कि परिचय लिखना है। परिचय कैसे लिखेंगे? देखिए जिस वस्तु पर है हमको उसके बारे में बताने। मान लीजिए कालिदास जी के बारे में है तो इनका हम लोग यहाँ पे परिचय देंगे। कैसे परिचय देंगे? महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, ठीक है। ये किस भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? संस्कृत भाषा के, ठीक है, संस्कृत साहित्य के। उनकी कीर्ति भारत ही नहीं विदेशों तक फैली हुई है, ठीक है। ये ना केवल अपने भारत में ही बल्कि विदेशों तक इनके जो है ज्ञान की चर्चा है, ठीक है। वे विश्वविख्यात कवि हैं, परंतु उनके जन्म काल, स्थान और कुल के विषय में निश्चित जानकारी नहीं मिलती है। यानी इनका जो कुल है, किस कुल के थे, इनका जन्म स्थान क्या है, इनमें विभिन्न विद्वानों के बीच जो है मतभेद है। कोई कहता उज्जैन में हुआ है तो कोई कहीं और बताता है, ठीक है। कुछ लोग इनको चंद्रगुप्त कुमारादित्य द्वितीय के समकालीन बताते हैं। तो इनके जन्म के बारे में निश्चित जानकारी नहीं मिल पाती है, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, जन्म काल एवं समय एवं स्थान। कालिदास विक्रमादित्य के सभारत्न थे। कुछ विद्वान उन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन मानते हैं। उनका जन्म कश्मीर, बंगाल या उज्जैन, इनमें से किसी एक स्थान पर हुआ माना जाता है। यानी इनका कोई निश्चित जन्म स्थान नहीं माना जा रहा है। कई विद्वान हैं जो अलग अलग प्रकार से बताते हैं। कोई कहता है इनका जन्म कश्मीर में हुआ था, कोई कहता है बंगाल या फिर उज्जैन। यानी इनके जन्म के विषय में निश्चित जानकारी नहीं मिलती है, ठीक। तो हमने 2 पॉइंट सीख लिए, पहला परिचय, दूसरा जन्म और काल के स्थान के बारे में जानकारी। तो इतनी सारी चीजें आप लोगों ने सीख ली होंगी और आपने बहुत बेहतरीन ढंग से इसको पढ़ लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। कुल एवं धार्मिक आस्था, ठीक है। कालिदास को ब्राह्मण कुलोत्पन्न, ठीक है, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ माना जाता है, ठीक है। किस कुल में उत्पन्न हुआ माना जाता है? ब्राह्मण कुल, ठीक है। तो सभी लोगों को पता होना चाहिए किस कुल में हुए थे? ब्राह्मण कुल, ठीक है। उसके बाद वे शिव भक्त थे, किंतु राम के प्रति भी, किंतु किसके प्रति? राम के प्रति भी उनकी गहरी आस्था थी। शिव भक्त होने के साथ साथ राम में भी श्रद्धा रखते थे, ठीक है।
जो रघुवंशम से स्पष्ट होता है। किसे स्पष्ट होता है? रघुवंशम से। इनका महाकाव्य क्या है? रघुवंशम, उससे यह स्पष्ट होता है। ठीक है, इनकी रचनाएं क्या है? देखिए, अगर किसी भी लेखक का जीवन परिचय आप लोग लिख रहे हैं तो उसकी रचनाएं लिखना बहुत ही आवश्यक है। अगर इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो महाकवि, ठीक है, महाकाव्य, इनका कौन कौन सा महाकाव्य है? रघुवंशम, कुमार संभव। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, आपसे 1 नंबर में प्रश्न पूछ सकता है आपके गद्य में कि बताइए कुमार संभव के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ जी, ठीक है, लोकमान्य तिलक जी, या फिर कालिदास जी। तो आपको सही टिक आंसर करना है कि कालिदास जी थे। ठीक है, हम लोग इनका जो है पाठ का सारांश करते समय इस पाठ से रिलेटेड सारे प्रश्नों को भी समझते चलेंगे, ताकि आगे की क्लास में जब हम लोग प्रश्नों के उत्तर दें तो हमको बस यहीं से सारी चीजें समझ में आ जाए, और प्रश्न जब हम लोग उसका उत्तर लिखें तो हम लोग फटाफट जो है बता पाए। गीत काव्य, इनके गीत काव्य कौन कौन थे? मेघदूतम, ऋतुसंहार, ये इनके गीत काव्य थे। नाटक, इन्होंने कौन कौन सा नाटक लिखा? इन्होंने नाटक लिखा है मालविकाग्निमितम, विक्रमोसीयम, अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, तो इनके कौन कौन सा नाटक है? मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोवर्षीयम, ठीक है, और अभिज्ञान शकुंतलम। ये इनके 3 अत्यंत महत्वपूर्ण नाटक हैं। ठीक है, इसके बाद इनका काव्य, ये अपने काव्य में कौन सा सौंदर्य का प्रयोग करते थे, कौन से रस का प्रयोग करते थे, ये भी लिख देते हैं। कालिदास के काव्य में प्रकृति को मानव सहचरी के रूप में चित्रित किया जाता है, यानी कि जो प्रकृति होती है वो मानव का मित्र बताई जाती है इनके काव्यों में। ठीक है, उनके काव्यों में श्रृंगार रस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको एकदम ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, इनके काव्य में किसका प्रधान है, किस रस का प्रधान है? 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि बच्चों बताइए कि कालिदास जी के काव्यों में किस रस का जो है प्रधानता है, किस रस की प्रधानता है? तो आप लोग क्या कहेंगे कि सर यहाँ पे श्रृंगार रस की प्रधानता है। वे उपमा अलंकार के श्रेष्ठ प्रयोगकर्ता और वैदर्भी रीत के महान कवि हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इनके काव्य सौंदर्य के बारे में भी जान लिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इनके मानव मूल्यों आदर्शों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, कि कालिदास के काव्यों में किसकी प्रधानता थी, ठीक है, किसके बारे में बात होती थी, कौन से आदर्श दिखते थे। तो कालिदास के साहित्य में भारतीय जीवन मूल्यों, मर्यादा, त्याग, सत्य और प्रजा कल्याण के आदर्शों की स्थापना की गई है। ठीक है, किसकी की स्थापना की गई है? मर्यादा, त्याग, सत्य और प्रजा कल्याण के आदर्शों की स्थापना की गई है। ठीक है, तो हम लोग इसके बाद निष्कर्ष पे आते हैं कि इस पाठ से क्या क्या निष्कर्ष निकलता है। हिमालय से समुद्र तक, ठीक है, कहां से कहां तक? हिमालय से समुद्र तक भारत की गौरव गाथा को काव्य में प्रस्तुत करने वाले कालिदास संस्कृत साहित्य के अद्वितीय कवि हैं, जिनकी तुलना कोई अन्य कवि से नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस पाठ का हम लोगों ने सारांश बहुत ही बेहतरीन ढंग से सीख लिया। तो 2-4 मेन पॉइंट है जिनको आपको याद रखना है, और ऐसे ही जब आपको इसमें आएगा कि पाठ का सारांश लिखिए, जैसे ही आपको कौन सा कालिदास जी पाठ नाम दिखे, वैसे ही तुरंत आपको इसी तरह बहुत ही बेहतरीन ढंग से पॉइंट वाइज सारांश लिखना है। पहला क्या लिखना है? परिचय लिखना है। ठीक है, उनके बारे में बताना है। ठीक है, संस्कृत के महान क्या थे? कवि थे। उनका जन्म के बारे में बताना है, उनके जन्म के कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला है। ठीक है, उनके उसमें कौन सा कौन सा रस जो है उनके जो है काव्यों में किस रस की प्रधानता है? तो आप लोग बताएंगे श्रृंगार रस की प्रधानता है। ठीक है, उनके उसमें किसके मूल्यों के बारे में बात की जा रही है? तो वो मर्यादा, तप, त्याग और प्रजा की भलाई के बारे में बात करते थे। ठीक है, और निष्कर्ष क्या निकलता है कि हिमालय से लेकर समुद्र तक, यानी पूरे विश्व भर में इनके बारे में सभी परिचित हैं। और इनके काव्यों से क्या है? इनके काव्य में जो है प्रकृति प्रेमी है, जो मनुष्य और प्रकृति के बीच में रिश्ता दर्शाया गया है, वह दोस्ताना मित्रवत रिश्ता दर्शाया गया है। ठीक है, और ये क्या है? अद्वितीय कवि है। इसी तरह आपको पाठ का सारांश बहुत ही बेहतरीन ढंग से लिखना है प्यारे बच्चों। ठीक है, आप बस फोटो देख लीजिए, आपको 3-4 पॉइंट यूं ही याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अगले पाठ की ओर बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट, उद्भिज परिषद। अर्थात इस पाठ का अर्थ क्या है? वृक्षों की सभा। ठीक है ना, आपके गांव में भी सभा मीटिंग होती होंगी, ठीक है, समय समय पर। तो उसी तरह सारे वृक्ष मिलकर के क्या कर रहे हैं? मीटिंग। आप लोग बस चित्र को देखिए, कितना ही प्यारा चित्र बनाया गया है। इसको देखिए कि
इधर देखिए, इधर ये बैठे हैं, इधर ये बैठे हैं, बीच में ये वृक्ष बैठा हुआ है, ठीक है। ये सारे वृक्ष मिल करके आपस में मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे वृक्ष जो है आपस में मिल करके बातें कर रहे हैं, ठीक है। और बातें किसके बारे में कर रहे हैं? मनुष्य और प्रकृति के रिश्तों के बारे में, कि मनुष्य का स्वभाव किस प्रकार है, ठीक है, और जो है हम लोग किस प्रकार के हैं। यही सारी चीजें वृक्षों और मनुष्य के बीच में तुलना की जा रही है। तो सारे वृक्ष आपस में मिलकर के मानवीय गुणों के बारे में बताते हैं कि मनुष्य के गुण कैसे हैं। मनुष्य हिंसक प्रवृत्ति का है, मनुष्य को बहुत ही हीन प्रवृत्ति का बताया गया है इन वृक्षों के द्वारा। और कैसे बताया गया, एक एक स्टेप में हम लोग आइए देखते हैं फटाफट। सबसे पहले हेडिंग पाठ का सारांश, पाठ का नाम उद्भिज परिषद हो जाएगा। और परिचय में पहली हेडिंग परिचय रहेगी, तो मैंने परिचय में क्या लिखना है आप लोगों को? उद्भिजों की सभा, ठीक है, अर्थात वृक्षों की सभा में अश्वत्थ यानी कि पीपल, ठीक है। मेन कौन है? ये पीपल का वृक्ष है। कौन सा वृक्ष है? पीपल। ये जो आपको दिख रहा है ये पीपल महाराज हैं। सभी लोग पता है ना, पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं गांव में, ठीक है। तो उसी तरह पीपल देवता जी हैं। इन्होंने सारे वृक्षों की मीटिंग की कि आइए आज हम लोग जो क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं, और ये उसके सभापति बन जाते हैं, ठीक है। कौन है ये? सभापति जी हैं। भाई आपके गांव में प्रधान जी रहते होंगे, जब कोई कार्य करना रहता होगा तो मीटिंग की जाती होगी। तो उसी तरह वृक्षों की जो मीटिंग हो रही है, तो पीपल देवता जो है इन सारे वृक्षों को मीटिंग कराते हैं और उसके सभापति यानी चेयरपर्सन बन जाते हैं, ठीक है। और मीटिंग में क्या क्या होता है अभी हम लोग एक स्टेप में जानेंगे, ठीक है। पीपल और सभापति के रूप में वृक्षों और लताओं को संबोधित करते हुए मनुष्यों की निकृष्ट प्रवृत्तियों का वर्णन करते हैं और पशुओं तथा तृणों से भी हीन सिद्ध करते हैं। तृणों अर्थात तिनकों, ठीक है। तृणों अर्थात तिनकों से भी गिरा हुआ, तिनकों से भी हीन मनुष्यों को क्या करते हैं? पशुओं और तिनकों से भी हीन बताते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि जो मनुष्य होता है वह हिंसक प्रवृत्ति का होता है और क्या करता है? तो मान लीजिए वृक्ष हैं, ये हमको क्या देते हैं? फल देते हैं, ठीक है। फल देते हैं, छाया देते हैं, और जब बारिश होती है तो भूस्खलन को रोकते हैं। बहुत सारे वृक्षों के लाभ है। और मनुष्य क्या करता है? पेड़ों की कटाई कर देता है, ठीक है। तो इसी सारे गुणों को इन्होंने जो है इस पाठ में बताया गया है, ठीक है। तो अगला क्या है? मानव की हिंसा प्रवृत्ति। जो मानव होता है वह काफी हिंसक प्राणी होता है। तो यही जो है वृक्षों ने आपस में मीटिंग की और यहाँ पे बात की कि मानव क्या है? काफी हिंसक है। अश्वत्थ अर्थात पीपल के अनुसार मनुष्य सबसे अधिक हिंसक, धोखेबाज, स्वार्थी और कपटी प्राणी है। कौन? मनुष्य। पशु केवल भूख मिटाने के लिए हिंसा करते हैं। पशु क्या करते हैं भाई? शेर है, अगर शेर को भूख लगेगी तभी शिकार पे निकलता है, ठीक है, वरना चुपचाप बैठा रहेगा। आपने कभी कभी देखा होगा कि शेर जो होता है पास से निकल गया, ठीक है, कि कोई शेर के पास गया, उसने हमला नहीं किया, सब लोग चमत्कार समझते हैं। वह चमत्कार नहीं होता है। दरअसल क्या होता है? शेर भूखा नहीं होता है, उसका पेट भरा हुआ होता है। वे केवल भूख मिटाने के लिए हिंसा करते हैं, जबकि मनुष्य क्या करता है? मनोरंजन और स्वार्थ के लिए भी निर्दोष जीवों की हत्या करता है। आपने बहुत सारी कहानियां पढ़ी होंगी, या अभी भी बहुत सारे लोग शिकार के शौकीन होते हैं। चिड़िया उड़ रही है, नीचे से तीर से निशाना लगा रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं? जंगलों में शिकार करने जा रहे हैं, निर्दोष जीवों को मार रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि मनुष्य जो है काफी हिंसक प्रवृत्ति का होता है, ठीक है। तो वृक्षों ने मनुष्य को क्या किया? हिंसा प्रवृत्ति का बताया है, ठीक है। भक्ष्य अभक्ष्य में अनियमितता, यानी खान पीन में क्या? अनियमितता बताई गई है, ठीक है। पशुओं का भोजन निश्चित होता है। पशु भाई ये जो हमारे क्या है? पशु, पशु अर्थात जानवर। जानवर, जानवर में कौन आ गया? हमारे शेर साहब आ गए। जंगल का राजा कौन? शेर। जंगल का डॉन कौन? शेर। मांसाहारी मांस और शाकाहारी तृण खाते हैं, ठीक है। परंतु मनुष्य के लिए भक्ष्य अभक्ष्य का कोई नियम नहीं है। इस लाइन का मतलब है, अगर शाकाहारी, अगर गाय है तो वह चारा ही खाएगी, घास को ही खाएगी, लेकिन शेर है वह मांस को ही खाएगा। आप लोगों ने सुना होगा कि शेर भूखा मर जाएगा लेकिन मांस खाएगा। तो उसी तरह क्या होता है कि मनुष्य जो है उसका कोई नियम नहीं है। पशुओं में नियम है। देखिए, अगर कुत्ता है वो सर्वाहारी है, वो दोनों चीजें खा लेगा, ठीक है। वृक्ष है, वृक्ष अपना भोजन कैसे बनाते हैं, ठीक है। जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं? वो अपना भोजन
प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। शिवम सर ने आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया होगा किस प्रकार बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। शेर क्या करता है, शेर शिकार करता है, ठीक है, और शेर शिकार करता है और क्या होता है, ये मांसाहारी होता है और कभी भी क्या करेगा, कभी भी शाकाहारी चीजों को नहीं खाएगा। जैसे फल हो गए, ठीक है, घास हो गई, रोटी हो गई या कुछ भी हो गया, उसको नहीं खाएगा। और पौधे या फिर जो है मान लीजिए शाकाहारी जो भी हैं वह मांसाहारी चीजों का सेवन नहीं करेंगे। पौधे हैं तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही बनाएंगे और क्या करेंगे, अपना भोजन बनाएंगे, ठीक है। ये नहीं है कि उनके आगे रोटियां डाल दी, ठीक है, और बंद कर दिया किसी कमरे में, तो क्या करेंगे, मुरझा जाएंगे। जब तक उसके लिए सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। लेकिन मनुष्य क्या है, मनुष्य का कोई नियम नहीं है। वह क्या करेगा, हम जैसे लोग हैं कभी क्या करेंगे, अंडा खाएंगे, कभी मछली खाएंगे, किसी निर्जीव जीव को खाने लगेंगे, ठीक है। तो इसी में वृक्षों ने बताया कि मनुष्य का कोई नियम नहीं है, या जो है अत्यंत ही अनियमितता वाला प्राणी है, इसका कोई नियम नहीं है कि वह कब क्या खाएगा, ठीक है। और मानव का संतोष, और मानव क्या करता है, मानव में संतोष भावना जरा सा भी नजर नहीं आती है, ठीक है। मानव में क्या होता है, असंतोष व्याप्त होता है। असंतोष कैसे व्याप्त होता है, ठीक है, वो भी बताता हूं मैं आपको। मानव कभी अपनी अवस्था में संतुष्ट नहीं रहता है, यानी हम जिस स्थिति में हैं अभी खुश नहीं है। मान लीजिए अगर कोई भी व्यक्ति है वह अपनी उस स्थान या उस अवस्था से खुश नहीं रहेगा, वह और बेहतर करना चाहेगा। सोचेगा कि मान लीजिए आपके पास घर है तो आप सोचेंगे 4 मंजिला हो जाए, ठीक है। उसके बाद 4 मंजिला हो गया तो आप कहेंगे अब मेरा घर पहाड़ों पे होना चाहिए, तो वहां पे जंगल काटेंगे, पहाड़ों पे बनाएंगे। जब वहां पे भी आपको सुकून नहीं मिला तो आप क्या करेंगे, अब मंगल ग्रह पे चलते हैं, चांद पे चलते हैं। यानी वह एक निश्चित अवस्था में नहीं रह सकता है। वह धर्म, सत्य और सरलता को छोड़कर पाप, झूठ और परपीड़न में लिप्त हो जाता है, यानी दूसरों को पीड़ा देता है, जिससे उसे शांति और सुख नहीं मिल पाता, ठीक है। हमें क्या करना है, शांत रहना है, सत्य के मार्ग पर चलना है, ये अहिंसा नहीं करनी है। लेकिन मनुष्य क्या करता है, छोड़कर झूठ, पाप, परपीड़ा में लिप्त रहता है, दूसरों को कष्ट देने में व्यस्त रहता है। तो इससे क्या होता है, शांति और सुख से दूर हो जाता है। पशु और तृण में भी निष्कृष्ट मानव, ठीक है। पशुओं यानी कि अर्थात जो जानवर होते, तृणों अर्थात घास या तिनका जो होता है, उससे भी हीन है। निकृष्ट अर्थात हीन, उससे भी हीन है। जो मानव होता है इन दोनों से हीन है। मनुष्य न केवल पशुओं से बल्कि तृणों से भी निकृष्ट है। तृण आंधी तूफान में संघर्ष करते हुए शक्ति समाप्त होने पर ही गिरते हैं, बल्कि मनुष्य भयावस्था पहले ही टूट जाता है। कहने का तात्पर्य है कि मान लीजिए कोई विपत्ति आने वाली है तो मनुष्य क्या करेगा, डर के मारे टूट जाएगा या फिर भाग जाएगा, उसका सामना नहीं करेगा। लेकिन तिनका क्या होता है, घास का तिनका देखा है आपने, अगर कोई भी आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, बारिश हो रही है, घास जो होगी दाएं बाएं लहराएगी, ठीक है, इधर उधर घूमेगी, लेकिन वह घूमती रहेगी, वह शांत नहीं बैठेगी, भागेगी नहीं। और कब तक, या तो वह तूफान समाप्त हो जाएगा या फिर वह जड़ से उखड़ जाएगी, ठीक है। लेकिन मनुष्य क्या होता है, इसके विपरीत, वह ऐसी परिस्थितियां जब आती हैं तो वह भाग जाता है और कायरता का परिचय देता है। यही बात वृक्षों ने मनुष्यों के बारे में कही है कि मनुष्य क्या है, तिनकों और पशुओं से भी हीन है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे पीपल यह निष्कर्ष निकालता है कि मनुष्य का निर्माण विधाता की बुद्धिमत्ता का श्रेष्ठ उदाहरण नहीं है। ऐसा कहकर वह तर्क और प्रमाणों सहित सभा का विसर्जन कर देता है। यानी वह कहता है कि हम जो वृक्ष हैं या पशु हैं, ये जो है मानव जाति से श्रेष्ठ हैं, इनसे अच्छे हैं। जो मानव है या इन सभी से, हम लोगों से हीन है। और यही बात कह करके वह क्या करता है, सभा को समाप्त करता है, ठीक है। तो दूसरा पार्ट था जिसका नाम था उद्भिज परिषद अर्थात वृक्षों की सभा। इसका हमने एक एक पॉइंट वाइज पूरे पाठ का निचोड़ देखा, उसका सारांश जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से किया, ठीक है। तो आप लोग भी इसी तरह इस पाठ को समझेंगे और जब आपके एग्जाम में आएगा तो इसी तरह शानदार ढंग से आप लोग क्या करेंगे, इसका सारांश लिखेंगे। अब हम लोग अगले पाठ की ओर बढ़ते हैं। अगला पाठ, तीसरा पाठ क्या है, नीतियों का स्वरूप एवं नीति ग्रंथ। अर्थात तीसरे पाठ का क्या नाम है, हमारा जो तीसरा पाठ है उसका नाम है नैतिक मूल्यानि।
ठीक है, अर्थात नीति का स्वरूप एवं नीति ग्रंथ। ठीक है, देखिए आपके सामने जो फोटो दिख रही है, इससे आप लोग क्या समझ रहे हैं? ठीक है, इस फोटो में गुरुजी हैं और बच्चों को क्या कर रहे हैं? शिक्षा दे रहे हैं। भाई प्राचीन काल में शिक्षा का आज तो आप लोग क्या है, विद्यालय गए, बढ़िया सा स्कूल है, पंखा लगा है, मॉनिटर है, आपके पास एलसीडी स्क्रीन है, बढ़िया से डिवाइसेस हैं। ठीक है, आप बढ़िया जूता टाई एकदम बन के हीरो जो है विद्यालय गए। लेकिन पहले क्या होता था? पहले के विद्यालय क्या होते थे? ऐसे ही कुटिया बनी होती थी, एक गुरुजी हुआ करते थे और बच्चों को पाठ पढ़ाते थे। आज की शिक्षा कैसी है? लोग कंप्यूटर का ज्ञान देते हैं, गणित का ज्ञान देते हैं, सारे विषयों के बारे में बताया जाता है। लेकिन पहले जमाने में इन सभी ज्ञानों के साथ साथ नैतिक मूल्य का ज्ञान दिया जाता था। आज का क्या है समाज? आज के समाज में नैतिक ज्ञान की जो है कमी हो गई है। लोग नैतिक ज्ञान नहीं देते हैं, नैतिक सीखे नहीं देते हैं। वह क्या करेंगे? वह आपको गणित पे ज्ञान देंगे, ठीक है, हिंदी पे ज्ञान देंगे, संस्कृत पे ज्ञान देंगे, ठीक है, सारी चीजों के बारे में बताएंगे और जो नैतिक मूल्य है, ठीक है, उनके बारे में ज्यादा बात नहीं करते। लेकिन प्राचीन समय में क्या होता था? नैतिक मूल्यों के बारे में अधिक चर्चा की जाती थी। ठीक है, क्योंकि जो हमारा जीवन है उसका असली शिक्षा का आधार नैतिक मूल्य ही है। क्योंकि अगर भाई नैतिक मूल्य आपके अच्छे नहीं होंगे तो आपको कैसे बड़ों से बात करनी है, ठीक है, कैसे क्या करना है, ये सारी चीजें आप नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए हमारे जीवन के लिए नैतिक मूल्य अत्यंत ही आवश्यक होते हैं। इसी पाठ में इन्हीं नैतिक मूल्यों के बारे में बताया गया है कि हमें कैसे बड़ों का आदर करना है, बड़ों का सम्मान करना है, कैसे रहना है। ठीक है, इन्हीं सारी चीजों की बात की गई है। ठीक है, तो बस ये फोटो आप देख लीजिए और जब आपके एग्जाम में आए नैतिक मूल्यांकन पाठ तो बस इस फोटो का ध्यान आंख बंद करिएगा और मंत्र पढ़िएगा। ठीक है, कि सुमित सर जो है और बार बार सुमित सर नमाए, सुमित सर नमाए, सुमित सर नमाए, ऐसा आप करते रहेंगे तो आप नैतिक मूल्य का जो है अपने आप सारांश लिख पाएंगे। ठीक है, तो बिना देरी के हम लोग फटाफट इसके परिचय के बारे में बात करते हैं। परिचय अर्थात नीति का अर्थ। जिस मार्ग से आचरण करने पर मनुष्य का जीवन सुंदर, सफल और कल्याणकारी बनता है उसे नीति कहते हैं। ठीक है, नीतिपूर्ण आचरण से व्यक्ति, समाज, शासक और संपूर्ण संसार का कल्याण होता है। ठीक है, जिस मार्ग से आचरण करने मनुष्य का जीवन सुंदर हो, सफल हो, ठीक है, सुसंगति में हो, उसी को नीति कहते हैं। ठीक है, और इन्हीं के बारे में जो शिक्षा दी जाती है उसे नैतिक शिक्षा कहा जाता है। इससे क्या होता है? नैतिक पूर्ण आचरण से व्यक्ति का, समाज का, देश का, ठीक है, सभी लोगों का भला होता है और सारे संसार का कल्याण होता है। ठीक है, प्रमुख नीति ग्रंथ। ठीक है, संस्कृत साहित्य में अनेक नीति ग्रंथ रचे गए हैं जिनमें प्रमुख हैं चाणक्य नीति। चाणक्य नीति आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, विदुर नीति हो गया, पंचतंत्र, ठीक है, पंचतंत्र, शुक्र नीति, नीति शतक, ठीक है, भल्लाट शतक, नीतिसार आदि, ये सारे प्रमुख हमारे क्या है? नीति ग्रंथ हैं। इन सारे ग्रंथों को पढ़ेंगे तो हमें नीति के बारे में पता चलेगा कि हमको किस प्रकार की नीति अपनानी चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन से ग्रंथ? चाणक्य नीति, विदुर नीति आदि ग्रंथ हैं। ठीक है, पंचतंत्र को कितने लोगों ने पढ़ा है? ठीक है, लगभग सभी लोगों ने बचपन में पंचतंत्र की कहानियां सुनी होगी और इसके लेखक कौन है? विष्णु शर्मा जी हैं। ठीक है, तो पंचतंत्र की कहानियों में हमें क्या अच्छी अच्छी सीखें मिलती थी। ठीक है, उसमें क्या होता था? इसमें बौद्ध धर्म से जुड़ी घटनाएं होती थी और लोगों को अंत में अच्छी सीख दी जाती थी कि बुरे मार्ग पे ना चलिए और अच्छाई के मार्ग पर आप चलते रहिए। ठीक है, काव्य का प्रमुख प्रयोजक क्या है? प्रमुख नीति क्या है? प्राचीन काल से काव्य का एक प्रमुख उद्देश्य नीति परितोषक माना गया है। भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों ने, पाश्चात्य अर्थात यूरोपीय या फिर अंग्रेज विद्वानों ने, ठीक है, उनको पाश्चात्य विद्वान कहा गया है, काव्य को नैतिक विकास और संतोष का समाधान स्वीकार किया है। यानी किसको? नैतिक विकास को, ठीक है, और संतोष का साधन स्वीकार किया है। ठीक है, यानी कि किसका? काव्य को। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? नैतिकता की आवश्यकता। नैतिकता की आवश्यकता क्यों है भाई? सभी लोगों को नैतिकता का पालन क्यों करना चाहिए? ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। नैतिक मूल्यों से व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। नैतिक आचरण से त्याग, सत्य, विनय, न्यायप्रियता जैसे गुण विकसित होते हैं और ईर्ष्या, द्वेष, छल आदि दोषों से दूर होते हैं। यानी नैतिकता की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि मनुष्य में सत्य का, अहिंसा का, ठीक है, दया का, ये सारे गुण उत्पन्न होते हैं और क्या होता है? ईर्ष्या, द्वेष, छल आदि से
दूर हो जाता है। इसीलिए नैतिकता हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। नैतिकता का आचरण या उद्देश्य, ठीक है, क्या है? परहित। परहित अर्थात दूसरे का हित, हमें दूसरों की भलाई करनी है। नैतिक आचरण का मुख्य उद्देश्य दूसरों का हित करना है। नैतिक व्यक्ति अपने नुकसान की परवाह किए बिना समाज के कल्याण में लगा रहता है, ठीक है। यानी जो नैतिकता का पालन करता है, इसका प्रमुख सार क्या है कि हमें जो है अपना जो है हित ना देख करके दूसरे का हित देखना है, ठीक है। तो क्या करना है? हमें दूसरों के हित का ध्यान रखना है, ठीक है। यही बात इसमें बताई गई है कि समाज के कल्याण के लिए अपने हित को पीछे रखते हुए, यानी कि समाज के हित को ध्यान में रखना। मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूं घटना, आप सैनिक हैं, ठीक है। हमें क्यों पालन करना चाहिए, मैं आपको उदाहरण के रूप में बता रहा हूं कि आप बड़े होकर के एक बढ़िया सैनिक बन गए, बॉर्डर पे आपकी ड्यूटी लगी है। उधर से क्या हुआ, 10 आतंकवादी निकलते हुए आ गए, और जब आए तो आपने उन लोगों को देख लिया। तो जब आपने उनको देखा तो उन्होंने क्या कहा कि लीजिए सर, आप 10 करोड़ रुपए लीजिए और हम लोगों को जाने दीजिए। इससे क्या होगा, आपका तो लाभ हो जाएगा कि हमको 10 करोड़ रुपए मिल गए, हमारे लिए बढ़िया हो गया, ठीक है। अच्छे से घर बनाएंगे, अच्छा से कार लेंगे, अच्छे से क्या करेंगे, जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन होगा क्या, जो हमारे देश के लोग हैं उनका हित जो है कमजोर हो जाएगा, उनके हित में यह कार्य नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, देश हित की वहां पे बात करनी। तो नैतिकता से क्या है, समाज के कल्याण में लगे रहना है, ठीक है। इसीलिए नैतिकता का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है। धर्म और नीति का संबंध, ठीक है। नैतिकता के द्वारा धर्म और नीति का संबंध कैसे? धर्म नीति से अधिक व्यापक है। धर्म क्या है, नीति से अधिक व्यापक है। नीति से लौकिक कल्याण होता है, जबकि धर्म से लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार का कल्याण होता है, ठीक है। धर्म एवं की परिभाषा और अंग, ठीक है। जो हमारी नैतिकता है उसमें धर्म की परिभाषा और उसके क्या क्या अंग है, ये भी इस पाठ में बताया गया है, ठीक है। जिस कर्म से इस लोक और परलोक, ठीक है, इस लोक यानी जहां भी हम लोग रह रहे हैं, परलोक यानी जब हम लोग मृत्यु होने के बाद दूसरे लोक में जाएंगे, दोनों में कल्याण हो, वही धर्म है, ठीक है। हम लोग क्या करते कहेंगे कि ऐसे कार्य करो जिससे पाप ना हो और पुण्य करते चलो, क्योंकि आज नहीं कल ईश्वर के पास जाना है। तो उसी में इस लोक अर्थात पृथ्वी को कहा गया है, पारलोक यानी कि दूसरे लोक या स्वर्ग की बात की गई है, ठीक है। मनुस्मृति के आधार के अनुसार धर्म के 10 अंग हैं: धैर्य, क्षमा, दान, सत्य, पवित्रता, ठीक है, इंद्रिया निग्रह आदि, ठीक है। ये जो है मनुस्मृति के अनुसार धर्म के 10 अंग भी बताए गए हैं, ठीक है, कि धर्म में क्या क्या आता है। धर्म में क्षमा आती है, अगर छोटे से गलती हो गई उसको क्षमा करना चाहिए। दान, अगर आपके पास आवश्यकता से अधिक धन है तो लोगों को दान करना चाहिए, ठीक है। हमारे भारत के रतन टाटा जी को सब लोग क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने जीवन में जितनी संपत्ति कमाई है उसका आधे से ज्यादा दान कर दिया है, ठीक है। सत्य, हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए। देखिए, हम लोग अगर सत्य की बात करें, जैसे सत्यवादी शब्द कहेंगे तो किसका पता चलता है? हरिश्चंद्र जी का। हम लोग जैसे ही कहेंगे कि हमको सत्यवादी हरिश्चंद्र जैसा बनना है, क्योंकि उन्होंने सत्य के लिए अपने पूरे जीवन को जो है जीवन को कष्टों में डाला, लेकिन सत्य से दूर नहीं हटे, ठीक है। सत्य पर अडिग रहे। पवित्रता जो है, ठीक है, पवित्रता बनाए रखनी है, ठीक है। और धर्म नीति का समन्वय, धर्म और नीति को आपस में कैसे रहना है, ठीक है। देखिए, धर्म करना अलग चीज है, नीतियां अलग चीज है। इन दोनों को साथ में चलना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। धैर्य, दया, सत्य, परोपकार जैसे गुणों में धर्म और नीति दोनों का समावेश है। इनके सम्यक आचरण से, ठीक है, व्यक्ति, समाज और विश्व का परम कल्याण होता है, ठीक है। यानी नीति और धर्म के समन्वय से क्या होता है? व्यक्ति, समाज और विश्व का परम कल्याण होता है, ठीक है। अब इससे क्या इस पाठ का निष्कर्ष निकला? इस पाठ से हम लोग क्या सीख सकते हैं? इस पाठ का जो मेन उद्देश्य है, मेन निष्कर्ष है, मेन निचोड़ है, वो क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को नैतिक एवं धार्मिक आचरण अपनाकर अपने साथ साथ समाज, राष्ट्र और विश्व का कल्याण करना चाहिए, ठीक है। किसके द्वारा? नैतिक आचरणों के द्वारा अपना, समाज का और विश्व का कल्याण करना चाहिए, ठीक। तो प्यारे बच्चों, तीसरा पाठ था, इसको भी हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ा और समझा। किसका पाठ का सारांश किस पार लिखेंगे, ठीक है। आप लोगों ने फोटो के माध्यम से ही सीखा कि गुरुजी ने बच्चों को क्या है, नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी, ठीक है। अगला पाठ हमारा कौन सा है? चौथा पाठ, महाकवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी। फोटो आपके सामने दिख रही है।
फोटो से ही आप सभी लोगों ने पहचान लिया होगा, ठीक है, कि रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की बात हो रही है, ठीक है। यानी रविन्द्रनाथ ठाकुर जी के जीवन के बारे में हमारा चौथा पार्ट है, ठीक है। इस पार्ट को हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझेंगे और इनके मेन पॉइंटों पे जो है चर्चा करेंगे कि इनका जन्म कहाँ पे, कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। ये काफी धनी परिवार में पैदा हुए थे। इनका मन जो बचपन में इन सारे शौक में वगैरह में नहीं लगता था, नौकर चाकर थे, पर ये जो खुश नहीं रहते थे। इनका मन साहित्य में लगता था, ये प्रकृति प्रेमी थे। इन्हीं सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि इनकी रचनाएं क्या थी। गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला, ठीक है। तो ये भारत में नहीं, पूरे देश विदेश तक का जो है काफी विख्यात थे, ठीक है, यानी सुप्रसिद्ध थे। महान इंसान के जीवन के बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे। और क्या, कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर जी, ठीक है। तो इस पाठ के बारे में सबसे पहले परिचय, पाठ का सारांश हेडिंग डालेंगे और महाकवि रविन्द्रनाथ ठाकुर जी लिखेंगे। उसके बाद परिचय, परिचय में क्या है? महाकवि रविंद्रनाथ ठाकुर का बांग्ला साहित्य, ठीक है, बंगाल, ये बंगाल के रहने वाले थे, ठीक है। तो इनका बांग्ला साहित्य में वही स्थान है जो अंग्रेजी साहित्य में शेक्सपियर, अंग्रेजी साहित्य में देखिए इंग्लिश आप लोगों ने पढ़ी होगी तो शेक्सपियर इनका नाम सभी ने सुना होगा। संस्कृत में कालिदास, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को कालिदास जी के बारे में बता दिया था, तो क्या संस्कृत में कालिदास, और हिंदी में महाकवि तुलसीदास का है, ठीक है। और हिंदी में महाकवि तुलसीदास जी का है। वे आधुनिक भारतीय साहित्य के महान कलाकार, आध्यात्मिक चिंतक और रचनात्मक साहित्यकार थे, ठीक है। आध्यात्मिक चिंतक और रचनात्मक साहित्यकार थे कौन? रविंद्रनाथ ठाकुर जी, ठीक है। जैसे अंग्रेजी में शेक्सपियर हो गए, ठीक है, संस्कृत में कवि कालिदास जी हो गए, हिंदी साहित्य में महाकवि तुलसीदास जी हो गए, उसी प्रकार बांग्ला साहित्य में रविन्द्रनाथ टैगोर जी का स्थान सर्वोपरि है, ठीक है। आगे देखते हैं सांस्कृतिक एवं शैक्षिक योगदान, ठीक है। अब इनके सांस्कृतिक और शैक्षिक योगदान के बारे में बात करते हैं। रविंद्रनाथ ने संगीत और नृत्य के क्षेत्र में रविंद्र संगीत की नवीन शैली विकसित की, ठीक है। कौन सी? ठीक है, रविंद्र संगीत। ये जो है सवाल आपसे 1 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। क्या पूछा जाएगा? तो आप लोगों को याद रखना है कि कौन सी संगीत की इन्होंने नई शैली उत्पन्न की? रविंद्र संगीत, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे गद्यांश में प्रश्नोत्तरों में भी पूछा जा सकता है कि रविंद्र संगीत जो है, जो थी, उसकी स्थापना किसने की? तो रविंद्रनाथ जी ने की, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में विश्व भारती की स्थापना कर आश्रम शिक्षा पद्धति, विश्व भारती आश्रम की इन्होंने स्थापना की, ठीक है। और आधुनिक शिक्षा का समन्वय किया। वे दीन दलितों के महान सुधारक भी थे, ठीक है। वो दीन दुखी थे, जो दीन दलित थे या दुखी थे, जो पिछड़े हुए थे, उनके लिए महान सुधारक का कार्य भी इन्होंने किया, ठीक है। अब जन्म एवं प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। रविन्द्रनाथ ठाकुर जी का जन्म कब हुआ था? 7 मई 1861 ईस्वी को हुआ था। देखिए ये वाली जो लाइन है, ठीक है, जन्म एवं प्रारंभिक जीवन की, इसको आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको एक न एक सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो कलकत्ता में एक संपन्न परिवार में हुआ था। कब हुआ था? 7 मई 1861 ईस्वी में कलकत्ता के एक धनाढ्य संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता यानी उनके पिताजी श्री देवेंद्रनाथ तथा माता श्री शारदा देवी थी। पिताजी का क्या नाम था? देवेंद्रनाथ। और माता जी कौन थी? शारदा देवी जी। ऐश्वर्यपूर्ण वातावरण में पले बढ़े, परंतु एकाकी जीवन के कारण उनका मन उदास रहता था। यानी कि क्या? ऐश्वर्य में पले बढ़े, यानी कि वो काफी जो है आनंद पूर्वक, जो उनको किसी चीज की कोई कमी नहीं होती थी, ठीक है। वह काफी अमीर घराने से थे, तो सारी सुख सुविधाएं मौजूद थी, लेकिन वह एकांत में रहने के कारण या अकेले रहने के कारण काफी दुखी रहते थे। उनका मन उदास रहता था। वो क्या थे? प्रकृति प्रेमी थे। प्रकृति से उनका गहरा लगाव था। सरोवर, वृक्ष, पक्षी और प्राकृतिक दृश्य उन्हें अत्यंत प्रिय थे। देख रहे हैं यहाँ प्रकृति के बीच में है, ठीक है। ये किसके बीच में घुसे हैं? प्रकृति। ये प्रकृति प्रेमी थे। यहाँ देखिए कितनी बेहतरीन प्रकृति बनाई गई है, ठीक है। कोई नदी जा रही है, ठीक है, बढ़िया सा इनकी झोपड़ी बनी हुई है, बढ़िया फूल है, वहां पे क्या कर रहे हैं? प्रकृति के बारे में बता रहे हैं, रचनाएं कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको क्या प्रिय थे? प्रकृति प्रेमी थे, ठीक है। यानी कि वह प्रकृति के अत्यंत ही प्रिय थे, जिनसे उन्हें मानसिक शांति और रचनात्मक प्रेरणा मिलती थी, ठीक है।
जहां वो प्रकृति के पास में जाते थे, आप लोग भी हैं, ठीक है। जब कभी भी आप परेशान हो जाएं, कभी डिस्टर्ब हो जाए, पढ़ पढ़ के आपका दिमाग थक जाए, तो आप क्या करेंगे, किसी एक शांत स्थान में जहां प्राकृतिक वातावरण हो, वृक्ष हो, पौधे हो, ठीक है, वो जलाशय हो, वहां पे आप जाइए, थोड़ी देर समय व्यतीत करिए। आप देखेंगे आपका मन एकदम स्थिर और शांत रहेगा और आप काफी अच्छा महसूस करेंगे। तो वही ये भी करते थे, वहां पे इन्हें क्या, मानसिक शांति और रचनात्मक प्रेरणा मिलती थी, यानी रचनाएं करने के लिए प्रेरणा मिलती थी। अब शिक्षा की बात उनकी हो जाए, प्रारंभिक शिक्षा पर घर पर ही हुई, ठीक है। जो उनकी शुरुआती शिक्षा हुई वह इनके घर पर ही हुई। विद्यालयों में मन न लगने पर उन्होंने विविध स्थानों पर अध्ययन किया। उनका किसी एक विद्यालय में मन नहीं लगा तो उन्होंने कई सारे विद्यालय बदले और बहुत सारे विद्यालयों में अध्ययन किया। पिता के साथ हिमालय यात्रा ने उनके व्यक्तित्व और दृष्टि को गहराई प्रदान की। वह क्या है, पिता के साथ एक बार हिमालय यात्रा पे गए, वहां से उनका जो विजन खुला और वहां से उन्होंने एक नई दृष्टि जो है खुली और उसके क्या हुआ, उनके व्यक्तित्व में जो है क्या हुआ, गहराई आ गई। कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए परंतु उपाधि प्राप्त किए बिना ही लौट आए। यानी वे पढ़ाई में इनका मन नहीं लगा वहां पे, क्योंकि वे प्रकृति के प्रेमी थे, इसलिए कानून की पढ़ाई करने के लिए जब वो लंदन गए तो इनका मन वहां भी नहीं लगा और वहां से ये क्या हुए, लौट आए। अब साहित्यिक प्रतिभा, उनके अंदर कौन कौन साहित्यिक थी, प्रतिभाएं थी, ठीक है, वो देखते हैं। रविंद्रनाथ में साहित्यिक रचना की जन्मजात प्रतिभा थी, यानी वह जन्म से ही साहित्यिक रचना के प्रति मतलब काफी उनका मन था, या काफी उसके प्रेमी थे और वह उससे उनका लगाव काफी ज्यादा जुड़ा हुआ था। किससे, साहित्य से। पारिवारिक वातावरण में उनकी कला को और निखारा, ठीक है, पारिवारिक वातावरण उनकी कला को और निखारा। उन्होंने कविताएं, निबंध और कथाएं अनेक पत्रिकाओं में प्रकाशित कराई, ठीक है, क्या क्या, कविताएं, निबंध, कथाएं अनेक जो है। पहले आज तो मान लीजिए मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल आ गया, आप मोबाइल में डाले सारी चीजें आ गई, ठीक है, आप बढ़िया ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं, ठीक है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप जो मोबाइल से पढ़ रहे हैं। पहले क्या होता था कि पत्रिकाएं जो है छपती थी, ठीक है, मनोरंजन की पत्रिकाएं अलग आती थी, कहानी की अलग आती थी, ठीक है। तो पहले क्या होता था, हमें समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना मिलती थी। आज क्या हुआ, मोबाइल आ गया, इंटरनेट हो गया, आप 1 मिनट में सारी न्यूज़ें आपको विश्व भर की मिल जाएंगी। पहले क्या होता था, पहले जो है समाचार पत्र छपते थे, पत्रिकाएं छपती थी, ठीक है, लेख छपते थे, ये सारी चीजें होती थी, ठीक है। उन्होंने पत्र पत्रिकाओं, निबंध और कथाओं की जो है प्रकाशन करवाया, उनको जो है प्रकाशित करवाया, ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या है, देखिए, अगर किसी भी लेखक, कवि, किसी का भी जीवन परिचय लिख रहे हैं तो उसकी एक हेडिंग में रचनाएं जरूर लिखेंगे, ठीक है। ये जो है एक आपको अलग से वित्ता प्राप्त कराएगा और आपको पूरे में से पूरे नंबर दिलाएगा। शैशव संगीत, प्रभात संगीत, संध्या संगीत, रुद्रचंड, वाल्मीकि प्रतिभा, विसर्जन, राजर्षि, चोखे वाली, चित्रांगदा, गीतांजलि आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, यहां पे इसको टिक कर लीजिए, गीतांजलि। कई बार पूछा जा चुका है, कई बार प्रश्न आ चुका है कि गीतांजलि जो रचना है किसकी है। हो सकता है इसी बार सवाल आ जाए कि गीतांजलि रचना के लेखककार कौन है, तो कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। गीतांजलि पर उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो, मैंने आपको पहले ही बताया है कि गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। महात्मा गांधी के संबंध, महात्मा गांधी से उनके क्या संबंध थे, रविंद्रनाथ ठाकुर महात्मा गांधी जी के प्रेरक गुरु थे, ठीक है, महात्मा जी के, गांधी जी के भी ये गुरु थे। यानी कितनी बड़ी बात है कि जिस इंसान को पूरी दुनिया जानती है, जिसके एक इशारे पर पूरा देश चल देता था, उनके ये प्रेरक गुरु थे। 1932 ईस्वी में गांधी जी ने उनके समर्थन में पूना जेल में आमरण अनशन किया, ठीक है। इन्होंने गांधी, इनके समर्थन से, यानी इनके सुझाव से, इनके सलाह से 1932 में इन्होंने पूना जो है जेल में आमरण अनशन किया। और पूना पैक्ट कब हुआ था, 1932 में, आप सभी को पता होगा, तो ये भी याद कर लीजिए, 1932 ईस्वी पूना पैक्ट, आपको ये भी याद हो जाएगा। आपका सामाजिक विज्ञान का भी सवाल यहाँ से हो गया। और इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, रविंद्रनाथ ठाकुर का जीवन और साहित्य मानवता, सौंदर्य और लोक कल्याण से ओतप्रोत था, ठीक है। किससे, साहित्यिक मानवता से, सौंदर्य से और लोक कल्याण से ओतप्रोत था। 7 अगस्त 1941 ईस्वी को उनका निधन हो गया, परंतु उनकी वाणी आज भी साहित्यिक रूप में अमर है, ठीक है। यानी इस महान लेखक, महान कवि, महान निबंधकार का कब निधन हो गया,
7 अगस्त 1941 को। ठीक है, यानी ये इस पार्ट में हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, रविंद्रनाथ टैगोर या रविन्द्रनाथ ठाकुर जी के बारे में पढ़ा। ठीक है, और उस पूरे पार्ट के मेन पॉइंटों के बारे में चर्चा की और पॉइंट वाइज सभी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रविन्द्रनाथ ठाकुर जी कैसे जो है रचनाएं कर रहे हैं प्रकृति के बीच में, क्योंकि ये प्रकृति के प्रेमी थे या प्रकृति के अत्यंत ही पास थे। अगले पार्ट की ओर हम लोग बढ़ेंगे और अगला पार्ट है रघुवीर सिंह से रिलेटेड और पार्ट का नाम है कार्यम व साधेयम, साधेयम या फिर देह व पाततेयम। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा मैं बता रहा हूं। कार्यम व साधेयम या तो कार्य सिद्ध करूंगा, ठीक है, देवा पातेयम या फिर देह को त्याग करूंगा। और इस पार्ट का जो मेन कैरेक्टर है वह रघुवीर सिंह है। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे पार्ट का सारांश कार्यम व साधेयम देह व पाततेयम। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं मैंने आप लोगों को एक बेहतरीन सा चित्र बना दिया है। ठीक है, जिसमें रघुवीर सिंह जी घोड़े पर रात के समय या शाम के समय, ठीक है, ये कहां पे किसी दुर्ग की ओर जा रहे हैं और इनके हाथ में क्या है, ये पत्र है, ये संदेश है, पत्र है, चिट्ठी है। ठीक है, इसको लेकर के किसी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य पर निकले हुए हैं और ये काफी भयानक माहौल है। देखिए कितना डरावना दृश्य है, आप लोग एक बार इस फोटो को देखिए और बताइए कि कितना भयानक दृश्य है। ठीक है, तो रघुवीर सिंह जी के बारे में स्टोरी है कि ये शिवाजी के क्या थे, गुप्तचर थे और ये किसी जरूरी संदेश को लेकर दुर्ग में जा रहे थे और शाम के समय था तो काफी अंधेरा हो गया था और बारिश भी होने वाली थी। ठीक है, देखिए बूंदे हल्का हल्का पड़ रही हैं, तो बारिश की बूंदे भी पड़ने वाली थी या बारिश होने वाली थी। तो ये काफी भयभीत हो गए, तो उन्होंने एक प्रतिज्ञा की, क्योंकि संदेश ले जाना भी अत्यंत आवश्यक था। तो इसलिए उन्होंने अपने मन में एक प्रतिज्ञा की, या तो आज मैं कार्य को सिद्ध कर दूंगा या फिर अपना शरीर त्याग दूंगा। और उसी से रिलेटेड ये पूरा पार्ट है। तो पार्ट के मेन पॉइंट क्या है, तो आइए फटाफट हम लोग देखते हैं। पार्ट का सारांश हेडिंग डालेंगे, उसके बाद सबसे पहले परिचय लिखेंगे। ठीक है, परिचय में क्या होगा इनके बारे में बताएंगे। रघुवीर सिंह शिवाजी का अत्यंत विश्वास पात्र और साहसी सेवक है, अत्यंत ही विश्वास पात्र और साहसी सेवक है। मात्र 16 वर्ष की आयु में, इनकी आयु कितनी थी, इनकी आयु 16 वर्ष थी। ठीक है, यानी अत्यंत ही कम थी। 16 वर्ष की आयु में वह सिंह दुर्ग से तोरड़ तक एक अत्यंत गोपनीय और आवश्यक पत्र पहुंचाने का, यानी आवश्यक पत्र पहुंचाने का दायित्व निभा रहे थे। यानी इनके 16 वर्ष की मात्र अवस्था थी। ठीक है, जैसे आप लोगों की उम्र है ये 15-16 साल, उसी तरह इनकी भी उम्र थी और ये अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे और ये अत्यंत ही गोपनीय कार्य था, इसको करना अत्यंत ही आवश्यक था। ठीक है, उसी के बारे में ये पूरा पाठ दिया गया है। ठीक है, उसी के बारे में इसमें बताया गया है। गमन समय एवं वेशभूषा, ठीक है, इनकी वेशभूषा कैसे थी, आषाढ़ मास की संध्या का समय था। ठीक है, आषाढ़ मास, ठीक है, और जब बारिश का समय होता था उसमें क्या थी, संध्या का समय था। रात्रि काफी जो डरावनी हो जाती है आषाढ़ मास में। ठीक है, सूर्य अस्त होने को था, यानी कि सूर्य जो है अस्त होने के समय में था, सूर्यास्त का समय था। पक्षी अपने घोंसले में लौट रहे थे। उसी समय रघुवीर सिंह हरे कुर्ते, ठीक है, हरे कुर्ते और हरी पगड़ी में और गैरवर्ण और सुगठित शरीर वाला युवक घोड़े पर सवार होकर दुर्ग के बीच कठिन मार्ग से गुजर रहा था। कौन, ये वीर रघुवीर सिंह जी। ठीक है, एक कहाँ गुजर रहे थे, एक रास्ते से गुजर रहे थे। आषाढ़ का महीना था और संध्या या रात्रि का समय था और ये गुजर रहे थे। ठीक है, और ये कैसा समय था, शाम का था, पक्षी घोंसले की तरफ लौट रहे थे। ठीक है, और वातावरण कैसा था वो भी हम लोग देखते हैं और इनके मार्ग में क्या क्या कठिनाइयां आती हैं। ठीक है, वो भी क्या क्या संकट हैं। मार्ग में अचानक घोर आंधी, ठीक है, जब चलते हैं तो घोर कभी कभी होता है, हम लोग रहते हैं और अचानक से आंधी आ जाती है कि एकदम बढ़िया सा मौसम रहेगा, साफ सुंदर मौसम रहेगा और 5 मिनट के अंदर ऐसी आंधी आ जाएगी, बादल घेर लेंगे और बारिश होने लगेगी। तो वैसा ही इनके साथ हुआ और मूसलाधार वर्षा आरंभ हो गई। ठीक है, आषाढ़ के मास में आप सभी को पता है वर्षा काफी ज्यादा होती है, तो यानी वो क्या हुआ, मूसलाधार वर्षा आरंभ हो गई। आकाश में काले बादल छा गए, देखिए एकदम काले, एकदम घोर बादल छा गए। बिजली चमकने लगी, बिजली जो है चमक रही थी
और गर्जना से जंगल कांप उठा। देखिए, जब रात्रि का समय हो और जंगल में किसी आप जा रहे हो और अचानक मूसलाधार बारिश होने लगे और बिजली भी कड़कने लगे तो क्या आप लोग भयभीत हो जाएंगे? उसी तरह ये भी भयभीत हो गए थे। अंधकार के कारण पर्वत वन, देखिए पर्वत आपको दिख रहे हैं ना, कितने ऊंचे ऊंचे पर्वत, और पथ में दिखाई नहीं दे रहे थे। ये इतना घना कोहरा या इतनी घनी जो है रात्रि थी और बारिश के कारण इनको रास्ता नहीं दिख रहा था। वर्षा से चट्टानें चिकनी हो गई थी। ठीक है, जब बारिश होती है तो क्या होता है, मिट्टी एकदम चिकनी हो जाती थी, पैर में फिसलन होने लगती है, जिससे घोड़ा बार बार फिसलता और डरकर उछलने लगता था। ठीक है, देखिए घोड़ा था, ये भी डर गया था, ये भी बेचारा पशु है, ये भी इनके साथ जो है था, इसी पशु पे ये सवार थे। ठीक है, तो ये भी इसके पैर में फिसलन हो रही थी, क्योंकि भाई बारिश होगी, मिट्टी चिकनी हो जाएगी तो क्या होगा, पैर बार बार फिसलेगा। ठीक है, साहसपूर्ण संघर्ष जो कहानी का मेन पार्ट है वो ये है कि इसमें बताया गया है घोड़ा कभी रुक जाता है, कभी पीछे लौटने का प्रयास करता। भाई आगे कुछ दिख नहीं रहा है, डर का माहौल है, रात्रि का समय है, बिजली कड़क रही है, तो घोड़ा भी घबरा रहा है तो पीछे लौटने का प्रयास करता। ठीक है, परंतु रघुवीर सिंह उसे थपथपाकर लगाम कसकर आगे बढ़ाता रहा। ठीक है, यानी ये जो थे रघुवीर सिंह जी घोड़े की लगाम को कस लेते, पीठ को थपथपाते और ये घोड़े को आगे बढ़ाते। वृक्षों की शाखाएं उसके शरीर से टकराती रहीं। ठीक है, जंगल से जा रहे थे तो बार बार, आप लोग भी कभी कभी किसी जंगल से गुजरे होंगे तो उसकी टहनियां, वृक्षों की जो है टहनियां आपके शरीर में लगती होंगी, तो वही क्या रहे, टहनियां टकरा रही थी। फिर भी वह अपने लक्ष्य को से विचलित नहीं हुआ। बिजली की चमक और बादलों की भयंकर गर्जना के बीच वह मन ही मन निश्चय करता रहा, या तो कार्य सिद्ध करूंगा या प्राण त्याग दूंगा। मेन जो पार्ट है वही है, कार्यम व साधेयम, या तो कार्य सिद्ध करूंगा या फिर देहवा पाततेयम, देह को त्याग दूंगा। ठीक है, इस विषम परिस्थिति में इन्होंने स्वयं से प्रतिज्ञा की। ठीक है, क्या किया, या तो आज कार्य सिद्ध हो जाएगा या फिर आज देह को त्याग दूंगा। कर्तव्य परायणता और प्रेरणा। ठीक है, अपने स्वामी किससे, शिवाजी से। एक नंबर में सवाल पूछा जाता है कि ये रघुवीर सिंह जी थे किसके सेवक थे, तो वीर शिवाजी के थे। शिवाजी के साहस, धैर्य और दृढ़ निश्चय को स्मरण कर रघुवीर सिंह और अधिक उत्साह से आगे बढ़ता गया। वह जानता था कि सच्चा सेवक संकटों से डरकर अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होता है। ये अब इन भाई शिवाजी को कौन नहीं जानता है, महान मराठा योद्धा हुए हैं। ठीक है, और क्या हुआ, मुगलों को नाक के चने चबवा दिए। ठीक है, तो उसी के बारे में, इनकी वीरताओं को बारे में याद करके, स्मरण करके ये क्या हुआ, ये खुद को जो बहुत ज्यादा जो है उत्साहवर्धक जो महसूस किया, खुद में उत्साह का संचार किया और आगे की ओर बढ़ गया। यानी कि संकटों से डरकर अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होता, यानी घबराता नहीं है, भागता नहीं है और आगे बढ़ता रहता है। निष्कर्ष इससे क्या निकलता है कि रघुवीर सिंह की यह यात्रा केवल एक दुर्ग से दूसरे दुर्ग का मार्ग नहीं, बल्कि कर्तव्य, साहस और निष्ठा की परीक्षा है। यह सिद्ध करता है कि महान स्वामी का सेवक भी महान गुणों से युक्त होता है। ठीक है, इस पाठ से क्या पता चलता है कि यह केवल एक इसकी यात्रा नहीं थी, एक जगह से दूसरी जगह जाने की। इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें पूरे साहस के साथ कार्य करना चाहिए, कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। ठीक है, और विपत्ति के आने पर घबराना नहीं चाहिए। ये केवल मात्र पाठ ही नहीं है, ये हमें बहुत सारी सीखें देता है। ठीक है, ये सिद्ध करता है कि अगर आपका गुरु महान है, ठीक है, अगर आपका शिक्षक महान है या आपका गुरु महान है तो आपका शिष्य भी महान होगा। ठीक है, तो यही सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, ये पाठ जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आज हमने कितने पाठ पढ़े, कुल 5 पाठ का सारांश हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, 5 पाठ का सारांश हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर लिया। अब आप लोगों को क्या करना है, ठीक है, अब आप लोगों को इन सभी पाठों का रिवीजन करना है और बहुत ही बेहतरीन ढंग से इन पाठों को पढ़ना है। ठीक है, यही 5 पाठों में एक नया का आपको दिखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप इसका दूसरा पार्ट चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग फटाफट कमेंट करिए कि पार्ट 2 पार्ट 2 संस्कृत पार्ट 2। ठीक है, आप लोग फटाफट संस्कृत गद्य पार्ट 2 फटाफट कमेंट कर देंगे तो होगा क्या, मैं अगला आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसी तरह पार्ट 2 भी लेकर के आऊंगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली एक बहुत ही बेहतरीन क्लास में।